गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पूर्व यानी कि कल हमने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विषय में पढ़ा। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का आशय है कि शासन के जो विभिन्न अंग हैं अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, शासन के इन तीनों ही अंगों में शक्तियों का वितरण कर दिया जाए। ये तीनों ही अंग अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र होकर कार्य करें एवं एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। यही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। लेकिन जब अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को बिल्कुल वास्तविक या शुद्ध रूप से लागू किया गया तो निश्चित तौर पर इसमें काफ़ी समस्याओं का या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि शासन एक ऐसी कला है जो सावयव एकता या आंगिक एकता की मांग करती है। और ऐसे में यदि शासन के विभिन्न अंगों में जो शक्तियां हैं उनका यांत्रिक विभाजन कर दिया जाता है और उन्हें पूर्णतया एक दूसरे से पृथक कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर शासन में गतिरोध पैदा होता है और ऐसे में शासन को नहीं चलाया जा सकता है। शासन की जो सफलता है वह निर्भर करती है उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक सहयोग से। अतः संविधान निर्माताओं द्वारा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अकेले न अपनाकर उसे अवरोध एवं संतुलन या नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के साथ अपनाया गया है। अतः अमेरिका की शासन व्यवस्था में जो सिद्धांत हम देखते हैं वह केवल शक्ति पृथक्करण सिद्धांत न होकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत के संगम के रूप में देखते हैं। इस संबंध में मैडिसन ने फेडरलिस्ट में लिखा है कि शक्तियों के पृथक्करण का अभिप्राय यह नहीं है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं हो। जब तक ये तीनों अंग एक दूसरे से परस्पर संबंधित नहीं किए जाते हैं या इन्हें इस प्रकार से नहीं मिला दिया जाता है कि ये एक दूसरे को नियंत्रित कर सकें, तो ऐसे में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना नहीं की जा सकती है। अतः नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एवं शासन को निरंकुश होने से बचाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे एक दूसरे को नियंत्रित करते रहें। अतः अवरोध और संतुलन की जो व्यवस्था है यानी कि नियंत्रण और संतुलन का जो सिद्धांत है वह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत द्वारा जो शासन के अंग हैं जिनको अलग किया गया है उन अंगों को पुनः एक साथ लाती है और शासन में कहीं ना कहीं आंगिक एकता की स्थापना करती है। और ऐसे में जो अन्य दो अंग हैं वो पहले अंग को नियंत्रित करते हैं ताकि वह अपनी शक्तियों का सीमित एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हुए प्रयोग करें। अतः शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के रूप में कहीं ना कहीं नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसके अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों के मध्य कार्य विभाजन के होते हुए भी उनके अंतर्गत कहीं ना कहीं परस्पर संपर्क, संबंध एवं संबद्धता की ऐसी व्यवस्था की जाती है कि वे न केवल एक दूसरे पर नियंत्रण कर सकें बल्कि एक दूसरे को संतुलित भी कर सकें। व्यवहारिक तौर पर यदि आप देखें तो अमेरिका में नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत की हेतु कई प्रावधान या कई व्यवस्थाएं की गई हैं जिन्हें हम अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रपति और न्यायपालिका दोनों मिलकर कांग्रेस यानी कि अमेरिका की व्यवस्थापिका पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिकी संविधान के अंतर्गत जो समस्त विधायी शक्ति है वह कांग्रेस में निहित है। अर्थात कानून निर्माण संबंधी जितने भी कार्य हैं वे कांग्रेस यानी कि उसके दोनों सदनों प्रतिनिधि सभा एवं सीनेट द्वारा किए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस द्वारा निर्मित कोई भी कानून
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बन सकता है और ऐसे में राष्ट्रपति को निषेधाधिकार की शक्ति भी प्राप्त है, जिनमें मुख्यतया जेबी निषेधाधिकार और निलंबित निषेधाधिकार हैं, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति करता भी है। लेकिन यदि कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किए गए किसी विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ही कानून बन जाता है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित किसी भी कानून को धीमी गति से लागू कर सकता है जिसे वह राष्ट्रहित में ठीक नहीं समझता है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका कांग्रेस द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है यदि वह संविधान के विपरीत होता है, क्योंकि अमेरिकी न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। अतः हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास जो कानून निर्माण की शक्ति है वह असीमित नहीं है। वह मनमाने ढंग से कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय कहीं ना कहीं उसे नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम ये देखें कि किस प्रकार राष्ट्रपति कांग्रेस को नियंत्रित करता है, तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को कांग्रेस का आपातकालीन अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। यह राष्ट्रपति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है जिसके माध्यम से वह कांग्रेस को नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो अमेरिका का वार्षिक बजट है वह राष्ट्रपति के निर्देशन में ही तैयार किया जाता है, जिसे हालांकि पारित करने का कार्य कांग्रेस करती है, लेकिन यह अपने आप में ही बहुत बड़ी वित्तीय शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार जो संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित होता है के माध्यम से भी राष्ट्रपति कांग्रेस को नियंत्रित करता है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति और न्यायपालिका किस प्रकार जो कांग्रेस है वो राष्ट्रपति और न्यायपालिका पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां की जाती हैं उस हेतु सीनेट की स्वीकृति अत्यंत आवश्यक है। यह कांग्रेस और कांग्रेस में भी जो द्वितीय सदन है सीनेट, उसकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है कि राष्ट्रपति किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को तब तक लागू नहीं कर सकता है जब तक कि उस पर सीनेट की स्वीकृति उसे प्राप्त ना हो। अतः संधियों के अनुसमर्थन की इस शक्ति के कारण सीनेट और सीनेट के रूप में कांग्रेस कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को नियंत्रित करने का कार्य करती है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि युद्ध और शांति की घोषणा कांग्रेस द्वारा ही की जा सकती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा मनमाने आचरण का परिचय नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती हैं उन पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है, जिसे अमेरिका के अंतर्गत एक प्रथा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे सीनेटीय शिष्टाचार कहा जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य से संबंधित जो भी नियुक्तियां की जाती हैं तो ऐसे में उस राज्य के जो सीनेटर्स होते हैं उनसे राष्ट्रपति परामर्श अवश्य करता है और इसे ही सीनेटीय शिष्टाचार की संज्ञा दी जाती है। हालांकि जो बजट निर्माण है वह राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, लेकिन कांग्रेस को बजट में कटौती करने का अधिकार है। तो यह कांग्रेस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है जिसके माध्यम से वह राष्ट्रपति को नियंत्रित करती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति पर कांग्रेस द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है, अर्थात राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो शक्ति है वह कांग्रेस में निहित है। कांग्रेस जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन पर भी कदाचार का अभियोग ला सकती है। हालांकि जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वह अमेरिका में जीवन पर्यंत होता है, लेकिन
फिर भी कदाचार के आधार पर जो वहाँ के न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जिसकी सुनवाई कहीं ना कहीं कांग्रेस करती है। अतः हम देख सकते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति एवं न्यायपालिका को नियंत्रित किया जाता है, अर्थात सरकार के एक अंग द्वारा किस प्रकार दो अन्य अंगों पर नियंत्रण स्थापित करते हुए संतुलन स्थापित किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार न्यायपालिका कांग्रेस और राष्ट्रपति पर नियंत्रण स्थापित करती है। जैसा कि हम जानते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिकी संविधान की एक विलक्षण या ये कहा जाए कि एक विशिष्ट विशेषता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अभिप्राय है कि न्यायपालिका द्वारा किसी भी कानून या किसी भी कार्यपालिका आदेश की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है, और यदि वह संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायपालिका द्वारा उसे कहीं ना कहीं रद्द या अवैध घोषित किया जा सकता है। अतः अमेरिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस द्वारा बनाए गए किसी भी कानून अथवा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रशासनिक आदेश को अवैध घोषित करने का अधिकार है, यदि वह संविधान के विरुद्ध हो तो। और अमेरिकी संविधान के अंतर्गत यदि हम देखें तो विश्व भर के संविधानों में यदि सर्वाधिक शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालय या सर्वाधिक शक्तिशाली एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का उदाहरण हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर वह अमेरिकी न्यायपालिका ही होगी, क्योंकि न केवल संविधान द्वारा अमेरिकी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है, वरन न्यायपालिका द्वारा अपनी विभिन्न व्याख्याओं में कहीं ना कहीं इस अधिकार का विस्तार ही किया गया है। अतः आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत को शक्ति एवं पृथक्करण सिद्धांत के साथ व्यवहारिक तौर पर लागू किया गया है, और यही कारण है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के कारण शासन व्यवस्था में जो गतिरोध उत्पन्न होता है उसे नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत की युक्ति के माध्यम से सुलझा लिया जाता है। लेकिन यदि वर्तमान समय में आप देखें तो नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत का कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है, जिसके लिए जो अमेरिकी संविधान के अंतर्गत कुछ प्रथाएं हैं, जिसके अंतर्गत आप सीनेटीय शिष्टाचार को ले सकते हैं और कार्यपालिका समझौते हैं, और इसके अलावा वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदल रहा है और उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का जो नेतृत्व है वो अत्यंत शक्तिशाली होता चला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत को थोड़ा सा कमज़ोर बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, यदि हम देखें तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत एवं नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत का जो व्यवहारिक रूप है वह विश्व के विभिन्न संविधानों में से अमेरिका के संविधान में ही देखने को मिलता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।